असद साहब, बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मुझे फरमाइएगा, आज की सबसे बड़ी खबर तो प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से ही है कि उनका कोरोना टेस्ट मस्बत आया है। कैसी तबीयत है प्राइम मिनिस्टर साहब की? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। उनकी अलामात कोई बहुत सीवियर नहीं थी और उनको माशाल्लाह अल्लाह ताला ने एक डीएनए भी बड़ा अच्छा गिफ्ट किया है। कभी कभी शाज़ नाज़िर ही बीमार होते हैं माशाल्लाह, और फिटनेस का भी आपको पता है कि उनको शौक़ है, फिट है। इंशाल्लाह ताला जल्द रिबाउंड करेंगे। लेकिन जो डॉक्टर्स की हिदायत हैं कि आइसोलेशन करनी है ताकि किसी और को ये बीमारी ट्रांसमिट ना हो, वो उसको फॉलो करें। वो आइसोलेशन में चले गए। असद साहब, आज 20 मार्च को उनका टेस्ट पॉजिटिव आया। 2 दिन पहले उन्हें वैक्सीन लगी थी और मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारी क्यासराइयाँ फजूल किस्म की वैक्सीन के हवाले से हुई हैं। तो मैं चाहता हूँ कि बतौर चेयरमैन एनसीओसी आप थोड़ा उस हवाले से क्लैरिफिकेशन दें, वैक्सीन के हवाले से, कि प्राइम मिनिस्टर साहब को वैक्सीन लगने की वजह से खुदा न खास्ता कोरोना नहीं हुआ। जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, जो जब कोरोना होता है या आपको इन्फेक्शन होती है तो उस इन्फेक्शन की ज़ाहरी अलामात आने में कम से कम 3 से 4 दिन का उमूमी तौर पे वक्फा होता है, कभी उससे भी ज़्यादा भी होता है। और ये उनका जो टेस्ट करवाया गया था, ये उनकी वैक्सीनेशन के सिर्फ 36 घंटे बाद टेस्ट हुआ। ज़ाहिर कुछ अलामात हुई, फील उन्होंने इसलिए टेस्ट करवाया और इसलिए ये तकरीबन सर्टेनिटी के साथ कहा जा सकता है कि जब उनकी वैक्सीनेशन हुई तो उससे पहले उनको कोरोना लग चुका था। सो इसका उनकी वैक्सीनेशन से कोई ताल्लुक नहीं। दूसरे कई लोग ये भी कह रहे हैं जी फ़ायदा क्या हुआ, दिफा तो हो नहीं सका। तो जैसे मैंने कहा कि एक तो पहली बात यह कि इनके केस में, प्राइम मिनिस्टर के केस के अंदर तो उससे पहले हो चुकी थी इन्फेक्शन। वैसे भी जब आप वैक्सीनेट कराते हैं तो उसके बाद 1-2 हफ्ते का अमल है जिसमें एंटीबॉडीज़ आपके बॉडी में बिल्ड होती हैं और फिर 3 हफ्ते के बाद जब आप बूस्टर शॉट लेते हैं, दूसरी डोज लेते हैं, फिर जाके मुकम्मल मुदाफ़अत पैदा होती है। ठीक है। अच्छा, मुझे फरमाइएगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब का आज जो टेस्ट मस्बत आया है, आपने कहा कि उन्हें माइल्ड सिम्टम्स हैं, हल्की सी खांसी, हल्का सा बुखार, मैं मीडिया में वैसे भी देख रहा था। तो ये कितने दिनों से प्राइम मिनिस्टर साहब को सिम्टम्स थे? कल ही उनको फील हुआ जी। परसों तो मीटिंग में मैं उनके साथ था शाम को। उनकी वैक्सीनेशन होने के बाद आखिरी मीटिंग जो उस दिन उन्होंने की है उसमें मैं उनके साथ ही था। तो उस वक्त तक तो कोई ज़ाहरी अलामात नहीं थी। और जब वो वैक्सीन लगवाई जा रही थी उनको, तो उस टाइम पे उन्हें कोई सिम्टम्स उस वक्त थे? नहीं, वही मैं बता रहा हूँ ना कि उनकी जो वैक्सीनेशन हुई है उस वैक्सीनेशन से समझ ले तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद ये मीटिंग हुई होगी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो उस दिन की आखिरी मीटिंग थी उनकी। ठीक है। तो उसमें उनकी कोई ज़ाहरी अलामात उस वक्त नहीं थी। तो उसके बाद ही नेक्स्ट डे फिर डेवलप हुए। ठीक है, यानी कि वो जो फुटेज चल रही है प्राइम मिनिस्टर साहब की वैक्सीन लगवाते हुए, उस टाइम पर उन्हें कोई अलामात नहीं थी कोरोना की? उस टाइम पे सिम्टम्स कोई नहीं थे? बिल्कुल, उस वक्त उस वक्त हमें कोई नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं असद साहब। वी विश हिम अ स्पीडी रिकवरी, प्राइम मिनिस्टर साहब को। पूरी कौम को दुआ करनी चाहिए और हम भी दुआ गो हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब बतौर चेयरमैन एनसीओसी मुझे बताइएगा कि ये वाली जो वेव है कोरोना की, ये किस तरह से मुख्तलिफ है पहली वेव से जो आई और फिर एक पीक पे भी गई और उसके बाद फिर हमने देखा कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको सुरखरू किया। तो ये वाली वेव कितनी मुख्तलिफ है उससे? इसकी जो बुनियादी चीज़ जो मुख्तलिफ है पहली हमारी दोनों वेव से, कि ये जो वेव हमारे पास तीसरी लहर जो आई भी है, ये है बुनियादी तौर पे जो बरतानवी स्ट्रेन आया, ये उसकी लहर है। और हमने आज से कोई चंद हफ्ते पहले महसूस किया और वो जो हम डेटा देखते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे हम देखते हैं, तो मुझे नज़र आया कि वो डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ से हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो बरतानिया जाके सेटल हुए और जाहिर है उनके रिश्तेदार होते हैं, आगे पीछे आना जाना होता है, उनके अंदर मीरपुर के अंदर आज़ाद कश्मीर में सबसे पहले मैनिफेस्टेशन नज़र आई। अच्छा, उस वक्त आपको पता है सर्दियों के अंदर ये यूके स्ट्रेन की वजह से बहुत तबाही आई, बरतानिया में तो बेतहाशा तबाही आई, दूसरे यूरोपियन मुल्कों के अंदर। तो हमने रिक्वेस्ट की NIH हेड से कि ज़रा जीनोम सीक्वेंसिंग करा के तो ज़रा देखें कि ये यूके स्ट्रेन तो नहीं आ गया यहाँ पे। और वो वही हुआ कि जब हमने टेस्टिंग की, पहले चंद शहरों में थी, फिर एक्सटेंसिव टेस्टिंग की गई, तो पता चला न
सिर्फ यूके स्ट्रेन है, लेकिन वो यूके स्ट्रेन जो है वो डोमिनेंट हो चुका है, यानी निफ्ट से ज़्यादा जो केसेस आ रहे हैं वो यूके स्ट्रेन के हैं। इसमें क्या चीज़ मुख्तलिफ है, जो पहले जो चाइनीज़ जो स्ट्रेन था उससे ये ज़्यादा आसानी से फैलता है और ज़्यादा मोहलिक है, तो दोनों लिहाज से ये ज़्यादा ख़तरनाक है। और वही आपने देखा कि अभी पिछले एक हफ़्ते के अंदर, पिछले 7-8 दिन के अंदर जितना वबा के फैलाव में इजाफ़ा हमें देखने में आया है, जून के पहले हफ़्ते के बाद से ये सबसे तेज़ इजाफ़ा है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना भी ख्याल करें, अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल करें। एक चीज़ जो शायद आपने भी महसूस की हो कि इस लहर के अंदर ये बहुत आम तौर पर देखा जा रहा है, किसी एक को घर में होता है और सबको घर में हो जाता है, और उसकी वजह यही है कि ये ट्रांसमिट ज़्यादा आसानी से होता है। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि आपने कहा कि ये ख़तरनाक ज़्यादा है, मोहलक ज़्यादा है, स्प्रेड ज़्यादा तेज़ी से कर रहा है, बच्चों में भी ये ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है जी पहली वाली स्ट्रेन की निस्बत? बिल्कुल ऐसा ही है कि ये यूके की स्टडीज़ हैं वो दिखाती हैं कि नौजवानों में ये जो वबा का स्ट्रेन है, ये बरतानवी स्ट्रेन जो है ये ज़्यादा आसानी से फैलता है। तो ये भी इसमें एक चीज़ जो है वो मुख्तलिफ है पहले स्ट्रेन से। मैं उसकी मोहलिक होने का बता दूं, उसके अभी रिज़ल्ट शाया हुए हैं, तो तकरीबन 60% ज़्यादा मोहलिक है पहली स्ट्रेन की निस्बत। यानी अगर पहले एक 1000 लोगों को अगर हो रहा था 7 या 60 और 7 और 60%, 60% एक्चुअली रिजल्ट जो हैं सर्वे के वो 61% कहते हैं, 61% ज़्यादा है 60। सो अगर केस फर्टेलिटी मतलब हमारे 2% बीमार जो हो रहे थे उसमें से अमवात हो रही थी, तो 2% के बजाय आप समझ लेंगे 3.2% बन जाएगा। तो हर लिहाज से हमें ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा, आपका एक स्टेटमेंट मैंने सुना जिसमें आपने कहा कि एनसीओसी के इजलास में अब हो सकता है कि सख्त फैसले किए जाए, तो किस किस्म के सख्त फैसले मतवक्को हैं इस सारी सूरत हाल को देखते हुए जो कि अभी आपने बयान की? अच्छा, एक चीज़ तो वो कुछ फैल रही है सोशल मीडिया में, मुझसे बहुत लोग कह रहे हैं कि हमने कोई ऐसा फैसला कर दिया कि सारा पाकिस्तान लॉकडाउन कर देंगे मंडे को। ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन आज सुबह हमने दोबारा, आपको अगर याद हो कि तकरीबन एक हफ़्ते पहले हमने कुछ पाबंदियों में इजाफा किया था, कुछ फ़ैसले किए थे। आज उसका रिव्यू हो रहा था, मैंने स्पेशल ऑडिट भी कराया था कि जो हमने फ़ैसले किए हैं क्या उन पर अमल दरामद भी हो रहा है ज़मीन पर या नहीं। तो पहली चीज़ तो ये नज़र आई कि जो फ़ैसले हो चुके हैं उनका अमल दरामद भी इस दफ़ा बहुत कमज़ोर है। पहले की निस्बत इस दफ़ा जो कंप्लाइंस करने का एफर्ट है, इंतज़ामिया जिसने बहुत ज़बरदस्त काम किया पिछले कई माह के अंदर, मैं बार बार उनकी तारीफ़ करता हूँ, लेकिन इस दफ़ा जो है वो इतने मौसर साबित अभी तक नहीं हुए। तो एक तो वो हिदायत दी गई कि जो अहकामात हो गए हैं उनको मौसर तौर के ऊपर उन पर अमल दरामद कराया जाए, और दूसरा ये कि सूबों से मुशावरत की जाए। हम लोगों ने कुछ आपस में सोचा है कि क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है, लेकिन ज़ाहिर है इसके अमल दरामद ज़मीन पर कराना होता है सूबों ने, इसलिए ज़रूरी है कि उनकी मुशावरत शामिल हो। तो मंडे को फिर हम फैसले करेंगे कि क्या और चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें बंदिश लगाने की या इजाफा करने की ज़रूरत है। बुनियादी जो गाइडिंग प्रिंसिपल है, जो उसूल है, बुनियादी उसूल जिसकी बिना पर हम ये फैसले करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि जिससे लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है उसको कम से कम असरअंदाज किया जाए, लेकिन किसी न किसी हद तक वो हो जाता है फिर भी। सही। अच्छा असद उमर साहब, वैक्सीन की तरफ अगर हम आए और वैक्सीन की बात करें, तो अभी ये खबर मैं देख रहा था कि फैसलाबाद में नए लोगों को वैक्सीन लगाना बंद कर दिया वहाँ पे, क्योंकि जिनको पहले से लग चुकी है उनके लिए उन्होंने रिज़र्व कर लिया है बाकी का स्टॉक। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी है सिर्फ उन्हीं के लिए अभी स्टॉक अवेलेबल है और बाकी लोगों के लिए अभी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। अच्छा है, ऐसा नहीं है मजमूई तौर पे, लेकिन मैं ज़रा तफसील से आपको जवाब दे दूँ इसका। देखें, जब हम ये देख रहे थे, हमने तो तरीक़ाकार ये बनाया कि हमने लोगों को ट्रेन करा दिया
सूबे से लोग जो हैं उनके मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दी गई, NCOC ने ट्रेनिंग सिस्टम बनाया, उनको ट्रेनिंग दे दी गई और उसके बाद उन्होंने मजीद अमले को ट्रेनिंग दी और ये सिस्टम जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद हम जो वैक्सीन आती है वो सूबे को हैंड ओवर कर देते। लेकिन जो मुझे इतलात आनी शुरू हुई तो मुझे ये ऐसा लगा, ये फीलिंग आई कि जिस तरीके की कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, जिस तरीके से, क्योंकि जब आप इमरजेंसी उसमें चले जाए ना तो फिर आप सिस्टम को ऐसे नहीं चला सकते जिसको अंग्रेजी में बिजनेस एज यूजुअल कहते हैं। फिर तो आपको बिल्कुल घड़ी ब घड़ी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है एक शहर में एक अस्पताल जो है उसके पास बहुत वैक्सीन पड़ी हुई है और दूसरे अस्पताल के पास कम है, या एक सूबे में एक के पास वैक्सीन ज्यादा है और दूसरे के पास कम हो गई है। तो रोजाना की बुनियाद पे बल्कि घंटों घंटों मॉनिटरिंग की जरूरत है। तो वो मैंने सिस्टम इन प्लेस कराया। आज सुबह मेरे पास NCOC की रिपोर्ट आई, ये फैसलाबाद वाला मैं आपको बता दूं, फैसलाबाद और से लाहौर जो है वो शायद 2 गुना बड़ा शहर होगा तकरीबन। आप लाहौर रहते हैं, आपको बेहतर आइडिया होगा, 2-2.5 गुना बड़ा होगा ज़्यादा से ज़्यादा। इस वक्त वैक्सीन आज सुबह की जो स्टॉक थी उसके अंदर लाहौर में वैक्सीन जो है वो फैसलाबाद से 20 गुना से भी ज़्यादा था, जिसकी ज़ाहिर है मंतक नहीं बनती। सो वो हम कर रहे हैं कि एग्जैक्ट शहर बाय शहर नहीं बल्कि हॉस्पिटल बाय हॉस्पिटल इंश्योर किया जाए कि डिप्लॉयमेंट हो रही है और एक्टिवली कोई इसको कंट्रोल कर रहा है। मजमूई तौर पे मैं आपको बता दूं, इस वक्त हमारे पास कोई वैक्सीन की कमी नहीं है। हम जितने सिस्टम में फर्स्ट डोज लगा सकते हैं, तो नेशनल में आपको बता दूं कल जो है पूरे मुल्क के अंदर 23,600 से ज़्यादा फर्स्ट डोज लगाई गई, पहली डोज लगाई गई लोगों को। और उसके अलावा शायद 7 या 8 हज़ार जो है या 10 हज़ार सेकेंड डोज थी, तो 32-33 हज़ार जो है टोटल डोजेज है। सो हमारे पास वाफिर मिकदार मौजूद है फर्स्ट डोज लगाने के लिए, जितनी लगी है इससे भी ज़्यादा हमारे पास। लेकिन ये जो वाफिर मिकदार जिसको आप कह रहे हैं असद उमर साहब, ये क्या दरअसल वाफिर है? क्योंकि तमाम एज ब्रैकेट्स को तो ये कवर नहीं करती ना। अभी भी जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनको वैक्सीन सबसे पहले लगाई जा रही है। अच्छा, दूसरा मुझे बताइएगा कि जो मुआहदे किए हैं चाइना के साथ वैक्सीन के, उनकी जो शिपमेंट है वो तो अभी मार्च के आखिरी हफ्ते में पहुंचनी है ना जी। तो अभी तक तो जितनी वैक्सीन लगी है ये वो वैक्सीन है जो कि डोनेशन पे पाकिस्तान को दी गई है, और हुकूमत पाकिस्तान ने जितनी वैक्सीन खरीदी है उसकी पहली शिपमेंट अभी पाकिस्तान नहीं पहुंची। जी, मैं इसको, आपने क्योंकि अहम चीज़ बोली है कि वो क्या वाफिर, वाकई में वाफिर तादाद में। देखिए आपका सिस्टम जो है ना उसमें कैपेसिटी ग्रेजुअली बिल्ड होती है डिप्लॉयमेंट की और वैक्सीनेशन करने की। जिस तरीके से अगर आपको याद हो जब PCR टेस्ट शुरू में होते थे तो हम कहाँ से शुरू हुए थे, हमारे पास 2 लैब्स थी और चंद 100 दिन में होते थे, और वहाँ से बढ़ते बढ़ते हम आजकल अमूमन 40,000 टेस्ट से ज़्यादा एक दिन के अंदर कर रहे होते हैं। इसी तरीके से वैक्सीनेशन जब शुरू की गई तो एक दिन के अंदर 4-5 हज़ार टेस्ट से ज़्यादा हमारे नहीं हो रहे थे। वो बढ़ के पीक जो है वो 41,600 के ऊपर गई थी 2 दिन पहले, और कल जो जैसे मैंने बताया कि 33,000 के करीब थी। इसको हमने आगे मज़ीद बढ़ाते चले जाना है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद के अंदर वैक्सीनेशन सिस्टम में पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हो रही है, तो वो सिस्टम को बिल्डअप करने में टाइम ज़रा सा लगता है। तो उसकी वजह से हम कह रहे हैं कि सबको अगर हमने खोल दिया एक ही वक्त में और सिस्टम जो है उसमें कैपेसिटी ही नहीं है डिलीवर करने की, चाहे टीके रखे हुए भी हों, तो उससे जो है वो मुश्किलात पैदा होंगी, ये वजह है। अच्छा, अब आपने जो प्रोक्योरमेंट की बात की, प्रोक्योरमेंट की जी पहली जो हमारी खेप है वो शायद 25 या 26 मार्च को पहुंचेगी, दूसरी 30 या 31 मार्च को अवेलेबल हो जानी है। इसके अलावा अप्रैल के ऑर्डर्स प्लेस किए जा चुके हैं और इनफैक्ट हमारी मई की भी डिलीवरी जो है इस वक्त बुक हुई हुई है, जिसको हम कोशिश कर रहे हैं कि उससे पहले लेकर आ जाएं और ये अप्रैल के अंदर ही आ जाएं। जो अप्रैल के हम ऑर्डर बुक कर रहे हैं और ये जो मई वाली जिसको हम कोशिश कर रहे हैं कि वो अप्रैल के अंदर ही आ जाए, ये कुल मिला के 70 लाख डोजेस बनती हैं।